आज के इस खास सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित एक प्रश्नोत्तरी यात्रा या संग्रह को आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, तो लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में हम लोग डिस्क्रिप्शंस के रूप में किस तरह से बड़े स्तर से सिंधु घाटी सभ्यता के और एक्सप्लेनेशन को जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की एक सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से उनकी गिनती होती है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की अतीत की खोज, यानी कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा एक ऐसा शहर था और जिसको खोजा गया वह अतीत के रूप में हमारे पास विद्यमान था, अतीत के रूप में हमारे पास मौजूद था। तो इनको जो है हमने 1920 के दशक में, यानी कि 1921 और 1922 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहर का, यानी कि नगर की खोज करी गई। आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अतीत की खोज एक कितनी खुशनुमा पल होता है कि जब आप अपने अतीत को जब खोज लेते हो तो अपने आप में एक अलग सा उमंग भर आता है। तो ये है अतीत की खोज, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर की खुदाई की जाती है। इसमें विशेष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था? आपके पास ये सारे ऑप्शन है: दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। तो इनका सही उत्तर होगा दयाराम साहनी। इतिहास की पन्नों में जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज करा था, यानी कि उसकी खुदाई करी। और इसके ठीक बाद 1922 में क्या होता है कि राखलदास बनर्जी के द्वारा और एक शहर की खोज कर ली जाती है, जिस शहर का नाम है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की खोज की गई उस समय जो उनके मार्गदर्शक के रूप में कह सकते हैं, पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कह सकते हैं, सर जॉन मार्शल उस समय जो है एक सर्वेक्षण में एक महानिदेशक के रूप में विद्यमान थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया और हड़प्पा जैसे शहर का खोज किया गया, जिसमें 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो को खोजा गया। इसमें राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कौन सा है, यानी कि समय अवधि कौन सी है? तो इसका समय अवधि 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। यहाँ ईसा पूर्व के बारे में चर्चा किया जा रहा है, यानी कि ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जितनी भी घटनाएं हैं वह ईसा पूर्व कहलाती है, और ईसा पूर्व के बाद की जितनी भी घटनाएं होती है वह ईस्वी कहलाती है। यानी कि ये आपका एडी है, यानी कि एनी डोमिनो है, और इधर आपका बीसी है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट है। आज के समय में बीसीई भी लिखा जाता है, यानी कि बिफोर कॉमन ईरा। चलिए हम लोग इसको और थोड़ा सा समझते हैं। चूँकि हड़प्पाकालीन सभ्यता एक परिपक्व हड़प्पन काल का एक समय काल की उद्घोषणा करता है। हालांकि ये कुछ विद्वानों की सभ्यता के प्रारंभिक चरण की शुरुआत 3300 ईसा पूर्व से भी मानते हैं, क्योंकि ये संभावित है कि इससे पूर्व भी, जैसे 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम होता है, यानी कि हम उसको खोज पाते हैं। तो इस तरह से ये संभावना है कि इसके पूर्व भी यह सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अंश या उनके प्रभाव देखे गए होंगे, क्योंकि इसके पूर्व जो है आपके पास सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व आपके पास ताम्रपाषाण काल की एक घटना आती है।
ताम्रपाषाण काल का समय काल है। यानी कि तांबा का भी उपयोग होता है और पाषाण का भी उपयोग होता है, यानी कि पत्थर का भी उपयोग होता है। तो इस तरह से हम देख पा रहे थे कि यह हड़प्पाकालीन सभ्यता की खोज किस कंडीशन में की गई। तो इस तरह से किया गया है कि नगर और भूगोल जो है इसकी क्या है। यहाँ पे हड़प्पा है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है और लोथल है। ये एक त्रिगुणाकार जो है वह ट्रायंगल जो बनाता है, जो नगर और उनकी भौगोलिक संरचना को उजागर करता है। तो इस तरह से हम देख पाते हैं क्या है कि पाकिस्तान से गुजरात तक जो है वह क्या है, उनका क्षेत्र विस्तार हमको देखने को मिलता है। पाकिस्तान से लेकर के गुजरात और राजस्थान तक हमको इनका क्षेत्र विस्तार देखने को मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। कालीबंगा यानी कि काली और बंगा दो शब्द से बना है और ये बंगा का अर्थ होता है चूड़ी, और यह चूड़ी जो है वह इस क्षेत्र में बनता था और काला चूड़ी भी बनता था, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम कालीबंगा पड़ता है। इसको मूल रूप से क्या भी बोला जाता है, इसको अमूमन जो है वह कालीबंगा जो है वह राजस्थान में स्थित है, जिन्हें हम हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। और यहाँ हमको क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड जैसे जो है वो साक्ष्य मिले हैं और हल चलाने के प्रमाण भी मिले हैं। यानी कि धीरे धीरे जो है वो सभ्यता क्या हो रही है, एक कृषि सभ्यता की ओर अग्रसारित हो रही थी। कब की बात है, जब कालीबंगा में जो है वो 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व है। यहाँ आप मैप में थोड़ा सा इसको समझ पाएंगे। ये हम लोग का संपूर्ण भारत का मैप है और ये हम लोग का क्षेत्र जो है वो राजस्थान का क्षेत्र है, ये गुजरात का क्षेत्र है और ये हमारा एक बॉर्डर वाला क्षेत्र है, जो पाकिस्तान वाला भी क्षेत्र हमको साझा किया जाता है। यानी कि ये जो क्षेत्र है वह कालीबंगा जो है वह राजस्थान में अवस्थित है और इसके जो प्रमुख स्थल जो है वह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो मूलतः पाकिस्तान तथा लोथल गुजरात में हमको देखने को मिलती है। लोथल जो है वह क्या होता है, आपका लोथल में आपका एक कह सकते हैं उसका बंदरगाह भी माना जाता है, यानी कि बंदरगाह हमको मिलता है। अगला सवाल यही आ गया है कि लोथल जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है। लोथल जो है हमारे लिए जो है वह डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है, जिसको कह सकते हैं बंदरगाह। लोथल जो है वह बंदरगाह के लिए आप यहाँ पे मैप में देख पाएंगे कि लोथल जो है वह क्या है, एक बंदरगाह के लिए विख्यात था। उस समय जो है वो व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था और लोथल में जो है वो एक प्राचीन गोदी यानी कि डॉकयार्ड प्राप्त हुई है। और यह इस बात का प्रमाण भी देती है कि सिंधु सभ्यता के लोग समुद्री मार्ग से व्यापार भी किया करते थे, क्योंकि व्यापार जो है वह समुद्री मार्ग के द्वारा भी किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से अगला जो है वह क्या है, जीवन और उनकी संस्कृति और स्थापत्य तकनीक या तकनीक के और रूप में रहन सहन किस प्रकार से होती है, वह किस प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे और किन किन धातु का वह इस्तेमाल किया करते थे, आइए हम जानते हैं। अगला सवाल है इसमें कि महान स्नानागार यानी कि द ग्रेट बाथ कहाँ प्राप्त हुआ है, यानी कि कहाँ से प्राप्त हुआ है, जो जिसके लिए जो है वह एक स्नानागार जो है वह महान स्नानागार आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक सीढ़ीनुमा जो है वह स्नानागार आपको मिलता है। यह एक धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो में, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो एक प्रमुख नगर के रूप में, शहर के रूप में होता था, तो इसलिए उस क्षेत्र में भी एक स्नानागार का, एक विशाल स्नानागार का निर्माण कराया गया था। और इसकी यदि स्थापत्य कला के बारे में हम चर्चा करेंगे तो यह स्नानकुंड धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान के लिए था और यह उस समय की एक उत्कृष्ट जल निकासी यानी कि ड्रेनेज सिस्टम को एक बेजोड़ नमूना को प्रस्तुत करता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है वो स्नानागार है, किंतु यहाँ इसकी जो पानी जो है वह कहाँ से, नदी से कनेक्ट होती है और यह नदी जो कनेक्ट होती है वह उसको एक कंट्रोल वे में एक ड्रेन सिस्टम के माध्यम से उसको लाया गया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु का प्रयोग करते थे। तो क्या है, कांसा का वह प्रयोग करते थे। ये जो आप नृत्य की डांसिंग गर्ल के रूप में आप देख पा रहे हैं, तो यह क्या है, ये एक कांसा से बना हुआ था और यह कांसा जो है वह क्या है, तांबा
और टीन का जो है वह सम्मिश्रण होता है और एक नया धातु का निर्माण करता है, नया एलॉयज का निर्माण करता है, जिसको हम लोग कांसा बोलते हैं, जिसको ब्रॉन्ज बोला जा रहा है। यदि हम तकनीकी ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे तो यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि ठीक उसके पूर्व जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व जो है वह ताम्रपाषाण काल था। उसके बाद जैसे ही तांबा और टीन का उन्होंने सम्मिश्रण किया तो उनको एक विशेष प्रकार का क्या प्राप्त हुआ, एक जो धातु प्राप्त हुआ, जिसे हम लोग कांसा के नाम से जानते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस समय तक जो है यहाँ के लोगों को लोहा जैसे धातु के बारे में परिचय नहीं था, यानी कि उसके बारे में जानकारी नहीं होता था, यानी कि इसका प्रयोग भी नहीं करते थे। और कांसा तांबा और टीन की से मिल करके बनता था। जैसे अभी हम बताए कि तांबा और टीन को मिश्रण करके एक क्या बनाया जाता है, कांसा को बनाया जाता है। अगला जो सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है पशुपति मुहर, यानी कि इसका प्रमाण माना जाता है, यानी कि आदि शिव जो है वह प्रोटो शिव के रूप में जो है वह माना जाता है। इसमें जो है वह धर्म के रूप में क्या चर्चा किया गया है, मुहर का योग मुद्रा में इसको बैठाया गया है, योग मुद्रा में जो है वह लीन है। इसके बारे में आप देख सकते हैं, शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। तो यह शिव का जो है वह त्रिमूर्ति जो है सर जो है वह 3 साइड में है। तो इस तरह से जो है वह शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं ये उनकी लिपि थी, यानी कि मुहर में ही जो है लिपि थी। सिंधु लिपि के बारे में इंडस स्क्रिप्ट बोला जाता है, जो चित्र लिपि इसे अभी भी तक जो है वो नहीं पढ़ा गया है। और यदि हो सकता है कि निकट भविष्य में इससे संबंधित रिसर्च चल रही है, तो हो सकता है कि आगामी समय में यदि इससे रिलेटेड यदि चित्रलिपि को पढ़ा जा सकेगा तो आगामी समय में इतिहास की जो है वो समीकरण भी बहुत बदल सकती है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये एक युग का अंत है, हम कह सकते हैं ये एक युग का अंत है। और जिस प्रकार से उनकी इतनी बृहद आकार की उनकी जो शहरीकरण व्यवस्थाएं थी और वह उन्नत प्रकार की तकनीक रहने के बावजूद भी वह किस तरह से पतन की ओर चला, वो भी एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल खड़ा करता है। तो ये अंतिम सवाल हम लोगों का है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है वह क्या माना जाता है। सबसे बड़ा जो कारक माना जाता है वह है जलवायु परिवर्तन की अचानक से जो है वह भूकंप के जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, या तो कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के रूप में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, यानी कि भौगोलिक परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया। तो इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता की पतन के कारण को वर्तमान सिनेरियो के अनुसार कहा जा सकता है। लेकिन इसकी की जो अधिकांश इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी हो सकती है। सरस्वती नदी का जो है वो सूखना हो सकता है, भयंकर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न आ सकती है। इसी तरह से प्राकृतिक आपदाएं आई होगी। इस सभ्यता का पतन का जो है वह मुख्य कारण के रूप में कहा जा सकता है। तो इस तरह से जो है वह एक महान जो सभ्यता और जो था उन विरासत के रूप में हमारे पास मौजूद था, वह एक ऐसे अमिट छाप छोड़ के गया है कि हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आज के समय में भी एक उन्नत तकनीक होने के बावजूद भी वर्तमान समय में उस समय की जो लिपि को है हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से जो है वह क्या हम लोग जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर के रूप में उनकी संस्कृति को हमने जानने की कोशिश किया, धर्म को जानने की कोशिश किया और उनकी जीवन शैली को जो है वह समझने की कोशिश की। जो विशेष रूप से क्या बोला गया है, यह 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व में वह भाग किस प्रकार से मौजूद था, जो आज के समय में भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो ये था आज का सेशन। इस सेशन में हमने विस्तार पूर्वक सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन, संस्कृति, धर्म, जीवन शैली, उनकी संस्कृति, उनकी तकनीक को जानने की कोशिश की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगला जो वीडियो आए उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं इसी प्रकार से और नए मज़ेदार फैक्ट्स के साथ, जानकारी के साथ, कुछ प्रश्नोत्तरी के साथ, एक इमेजिनरी फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, कुछ नए अवतार में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।